स्विट्जरलैंड दुनिया के 7 साफ सुथरे मुल्कों में शुमार होता है। आपको पानी से लेकर हवा और सड़क से लेकर गली तक किसी जगह गंदगी नजर नहीं आती। मैं एक बार लोजन लेक के साथ साथ किसी गांव से गुजर रहा था। मैंने नदी के किनारे बैठकर केला खाया और छिलका नदी में फेंक दिया। सामने बालकनी में एक बुजुर्ग खातून बैठकर सिलाइयों से स्वेटर बुन रही थी। इसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और चिल्लाकर बोली, प्लीज मेरा चर्च गंदा ना करें। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखकर कहा, मैडम यहाँ तो कोई चर्च नहीं। खातून ने सिलाई से नदी की तरफ इशारा करके कहा, ये नदी मेरा चर्च है। मैंने कहा, लेकिन केले का छिलका तो ऑर्गेनिक और कुदरती होता है, इससे पानी आलूदा नहीं होता। इसने गुस्से से पूछा, तुम्हारा मजहब क्या है? मैंने जवाब दिया, इस्लाम। इसने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम काबे में केले का छिलका फेंकोगे? मैंने इनकार में सर हिला दिया। इसने कहा, माहौल हमारा मजहब है और स्विट्जरलैंड की नदियां, दरिया, झीलें और जंगल हमारे काबे हैं। हम किसी को इन्हें गंदा करने की इजाजत नहीं दे सकते। मैंने इससे माजरत की और बाकी छिलके लिफाफे में रखकर डस्टबिन में डाल दिए। मुझे इस दिन स्विट्जरलैंड की सफाई और खूबसूरती की वजह मालूम हुई। स्विस लोग माहौलियात को मजहब का दर्जा देते हैं और अपने जंगलों और नदी नालों को इबादत गाहें समझते हैं। लिहाजा ये खुद गंद डालते हैं और ना किसी दूसरे को डालने देते हैं। मुझे मेरे दोस्त डॉक्टर मुआज ने चंद माह कबल बहुत दिलचस्प बात बताई। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और जिनेवा में रहते हैं। इनका कहना था 1830 में जर्मनी को बड़े पैमाने पर लकड़ी दरकार थी। ये अफ्रीका और रूस से लकड़ी इंपोर्ट करते थे। जर्मन हुकूमत ने सोचा, हमें ये लकड़ी महंगी पड़ती है, लिहाजा हम क्यों ना ये स्विट्जरलैंड से मंगवा लिया करें। जर्मनों ने स्विस हुकूमत से राब्ता किया और स्विस गवर्नमेंट फौरन मान गई। जर्मन आरे आए और धड़ाधड़ जंगल काटने लगे। इसके नतीजे में चंद साल बाद स्विट्जरलैंड में बर्फ पड़ना बंद हो गई। लोग हैरान हो गए। रिसर्च की तो पता चला इसकी वजह जंगलों की कटाई है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो स्विट्जरलैंड मुकम्मल वीरान और बंजर हो जाएगा। चुनाचे स्विस मशाहिर और सियासतदान इकट्ठे हुए। उन्होंने 1843 में दी स्विस फॉरेस्ट्री सोसाइटी की बुनियाद रख दी। सोसाइटी ने माहौलियात की बका के लिए फार्मूला बनाया, लॉबिंग की और हुकूमत को 1874 में आइन में आर्टिकल 24 शामिल करने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद स्विट्जरलैंड में माहौलियात को मजहब की हैसियत हासिल हो गई और दरख्त काटना, पानी गंदा करना, कुदरती आबी गुजरगाहों का रास्ता रोकना, कंक्रीट की इमारतें बनाना और माहौल में सीवरेज का पानी और गंदगी शामिल करना गुनाह बन गया। आप इस कौम का कमाल देखिए। 1874 से लेकर 2024 तक इस कानून में जरा बराबर नरमी नहीं की गई। 1978 में आर्टिकल 24 में तब्दीली हुई, लेकिन ये तब्दीली नरमी नहीं थी। कानून को मजीद सख्त कर दिया गया था और इसमें कूड़ा करकट, शोर शराबा, गाड़ियों की मेंटेनेंस और हवाई जहाज़ों को भी शामिल कर लिया गया था। स्विट्जरलैंड शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें अपार्टमेंट्स की इमारतों में रात के वक्त वॉशरूम का फर्श नहीं चलाया जा सकता। हाईवेज भी रात के वक्त हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाती हैं और रात के वक्त जहाज़ों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो जाती है, क्योंकि इनसे लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है और ये भी माहौलियात की खराबी समझी जाती है। स्विस लोग मानते हैं, आज अगर हमारे मुल्क का शुमार दुनिया के 7 साफ तरीन मुल्कों में होता है और हम स्मोक से बचे हुए हैं, तो इसकी वजह 1843 की दी स्विस फॉरेस्ट्री सोसाइटी और आर्टिकल 24 पर अमल दरामद है। हम अगर इस वक्त फजाई आलूदगी कंट्रोल ना करते तो आज हम भी दिल्ली और लाहौर होते। आप अब दूसरी मिसाल भी मुलाहिजा कीजिए। लंदन में 5 दिसंबर 1952 शाम के वक्त फॉग आई। लोगों ने इसे मामूल का वाकया समझा। यूरोप में हर साल सर्दी में धुंध आती रहती है, जिसमें अमलन शहरी जिंदगी मुंजमद होकर रह जाती है। लंदन के लोगों ने इस धुंध को भी रूटीन समझा, लेकिन रात के वक्त
धुंध काली स्याह तारकोल बन गई। ये जिस्म के जिस हिस्से को छूती थी वो स्याह हो जाता था। लोगों के लिए सांस लेना दुश्वार हो गया और ये सर्दी के बावजूद खिड़कियां दरवाजे खोलने पर मजबूर हो गए। लेकिन इसके साथ ही इनके घर स्याह धुंध से भर गए। लोगों ने खांसना शुरू कर दिया। अस्पतालों के फोन बजना शुरू हुए और पूरे लंदन में एम्बुलेंसेस के सायरन की आवाजें आने लगी। रात 10 बजे अस्पतालों के इमरजेंसी रूम्स भर गए और लंदन का हेल्थ सिस्टम चौक हो गया। वो रात लोगों ने जागकर गुजारी। लोगों का ख्याल था सुबह सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन सुबह हालात मजीद खराब हो गए। सूरज ने निकलने से इनकार कर दिया था। हद्दे निगाह सिफर हो गई थी। लोग सड़कों पर निकलते थे तो हाथ में टॉर्च या लालटेन उठाकर निकलते थे। ट्रैफिक, रेलवे और एयरलाइंस बंद हो चुकी थीं। कारोबार हयात भी मुअत्तल हो गया। ये सिलसिला 5 दिन जारी रहा। लंदन की तारीख में इन 5 दिनों को डार्क आवर्स कहा जाता है। इन स्याह दिनों में 15,000 लोग इंतकाल कर गए, जबकि 1.25 लाख सांस की बीमारियों में मुब्तला हो गए। अस्पतालों की हालत ये थी, मुर्दे और मरीज दोनों एक बेड पर पड़े थे और डॉक्टर्स और नर्सें कॉरिडोर्स में बेहोश और नीम मुर्दा हालत में गिरे हुए थे। 5 दिन बाद बारिश हुई तो हुकूमत ने रिसर्च शुरू की। पता चला कोयले के पावर प्लांट्स, बेहंगम इंडस्ट्री, धुआं फेंकने वाली गाड़ियों, बेतहाशा तामीरात, जंगलों की कटाई और अंधाधुंध आबादी की वजह से लंदन की फजा आलूदा हो चुकी थी। नवंबर में सर्दी शुरू हुई तो लोगों ने घर गर्म करने के लिए अंगीठियां जला लीं। इस जमाने में घरों में पत्थर का कोयला जलाया जाता था। ये धुआं ऊपर उठा, फजाई आलूदगी में शामिल हुआ और जब धुंध आई तो इसने पाउडर बनकर पूरे शहर को हिसार में ले लिया। हिसार ने ताज़ा हवा बंद कर दी और सूरज का रास्ता भी रोक लिया। दरख्त ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं और दरख्तों को ऑक्सीजन पैदा करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए होती है। लंदन में जब सूरज गायब हुआ तो ऑक्सीजन की सप्लाई 1/4 रह गई, चुनाचे पूरा शहर बीमार हो गया। बरतानवी मीडिया ने इस बहरान को स्मोक और फॉग का मजमुआ का नाम दिया और इसे हिटलर से ज्यादा लंदन का दुश्मन करार दे दिया। हुकूमत के पास अब 2 ऑप्शंस थे। ये हालात को जू का तू रहने देती और अगले बरस हलाकतों की तादाद दुगनी हो जाती, जिसके बाद अमीर लोग लंदन छोड़ना शुरू कर देते और यूं 10-20 साल में लंदन वीरान हो जाता। या फिर हुकूमत स्मोक का कोई मुस्तकिल और दिल पा हल तलाश करती। हुकूमत ने दूसरा ऑप्शन लिया। इसने स्मोक फ्री लंदन पॉलिसी बनाना शुरू कर दी। पॉलिसी को 4 साल लगे। इसमें हर किस्म के माहिर की राय ली गई और यूं एक ऐसी सॉलिड पॉलिसी बनाई गई जिसके बाद स्मोक का रास्ता हमेशा के लिए रुक सकता था। बरतानिया ने इस पॉलिसी की बुनियाद पर 1956 में क्लीन एयर एक्ट पास किया और इसके बाद लंदन को हमेशा के लिए स्मोक फ्री कर दिया। बरतानिया ने क्या किया? बरतानिया हुकूमत ने घरों, रेस्तोरांों और फैक्ट्रियों में कोयला जलाने पर पाबंदी लगा दी। फैक्ट्रियों में धुआं खत्म करने के सिस्टम लगाए। तमाम पुरानी और धुआं फैलाने वाली गाड़ियां बंद कर दी और गाड़ियों की मेंटेनेंस को लाजमी करार दे दिया। लंदन में 1956 के बाद कोई गाड़ी मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के बगैर सड़क पर नहीं आ सकी। धुआं फैलाने वाले भट्टे खत्म कर दिए गए। हीटिंग सिस्टम गैस और बिजली पर शिफ्ट कर दिए गए। इमारतों को गर्म रखने के लिए इंसुलेशन लाजिम करार दे दी गई। बागात और पार्क्स की तादाद और ज़रूरी रकबे में इजाफा कर दिया गया। दरख्त काटने को कत्ल के बराबर जुर्म करार दे दिया गया। ज़रूरी इलाके तय किए और इनमें किसी भी किस्म की तामीरात पर पाबंदी लगा दी गई। सीवरेज सिस्टम के SOPs बनवाए गए और इनके खिलाफ वर्जी को जुर्म करार दे दिया गया। कूड़ा और फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी लगा दी गई और डीजल इंजन की गाड़ियां महंगी और पेट्रोल और हाई ऑक्टेन की गाड़ियां सस्ती कर दी गई। सड़कों का साइज छोटा कर दिया गया और पार्किंग फीसेस बढ़ा दी गई।
جس کی وجہ سے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ اور پیدل چلنے پر مجبور ہو گئے، اور بڑے شہروں میں پراپرٹی ٹیکس بڑھا کر لوگوں کو دیہات اور کم آبادی کے شہروں میں رہائش پر مجبور کر دیا گیا۔ ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا، لندن بلکہ پورا برطانیہ اسموک فری ہو گیا۔ آپ آج لندن جائیں، آپ کو سردیوں میں وہاں فوگ تو ملے گی، لیکن اسموک کسی جگہ دکھائی نہیں دے گی۔ اور ہم اب تیسری مثال کی طرف آتے ہیں۔